चलिए आज बात करते हैं एक ऐसे कानून की जिसने ब्रिटिश भारत के इतिहास में एक बहुत बड़ा मोड़ ला दिया। 1861 का इंडियन काउंसिल्स एक्ट। सवाल यह है कि क्या यह सच में एक कदम आगे था। आइए इसी को समझने की कोशिश करते हैं। और देखिए, इस पूरे एक्ट को समझने के लिए बस एक सवाल को पकड़ना होगा। किसी को आवाज तो दे दी जाए, लेकिन ताकत न दी जाए, ये कैसे होता है? यही वो कश्मकश थी जो 1861 के इस कानून की जड़ में थी। तो शुरुआत करते हैं। ये जो एक्ट था ना, ये ब्रिटिश पार्लियामेंट का एक बहुत बड़ा कानूनी बदलाव था। असल में उनका मकसद था भारत में एडमिनिस्ट्रेशन के तरीके को पूरी तरह से बदल देना। कह सकते हैं कि ये ब्रिटिश भारत के गवर्नेंस के सिस्टम में एक बड़ा सुधार लाने की कोशिश थी। तो सबसे पहली और सबसे बड़ी बात, इस एक्ट ने गवर्नर जनरल की एग्जीक्यूटिव काउंसिल को, मतलब जो सबसे पावरफुल बॉडी थी, उसे पूरी तरह से बदल दिया। इसका सीधा मतलब था कि जो पावर का स्ट्रक्चर था ना, उसकी नींव ही हिला दी गई। अब सवाल यह है कि यह बदलाव आया कैसे? तो इसके लिए एक नया सिस्टम लाया गया जिसे कहते हैं पोर्टफोलियो सिस्टम। देखिए, यह बहुत सिंपल था। इसमें काउंसिल के हर मेंबर को एक खास डिपार्टमेंट का इंचार्ज बना दिया गया, जैसे आज हमारे मिनिस्टर्स होते हैं, कुछ कुछ वैसा ही। और ये डिपार्टमेंट्स भी देखिए कौन कौन से थे। होम, रेवेन्यू, मिलिट्री, लॉ और फाइनेंस, मतलब सारे बड़े बड़े डिपार्टमेंट्स। इससे हुआ ये कि काम में एफिशिएंसी आ गई, मतलब काम करने का तरीका बहुत बेहतर हो गया। क्यों? क्योंकि अब हर मेंबर अपने डिपार्टमेंट के लिए सीधे सीधे जिम्मेदार था। चलिए अब बात करते हैं इस एक्ट के उस हिस्से की जिसे एक बहुत बड़ा पॉजिटिव स्टेप माना जाता है, और वो था कानून बनाने के प्रोसेस में पहली बार भारतीयों को शामिल करना। सच कहूं तो ये रिप्रेजेंटेशन के लिहाज से एक बहुत ही जबरदस्त बदलाव था। और देखिए, इस कदम की अहमियत को हम कम नहीं समझ सकते। कई लोग इसे ही भारत में रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशंस की शुरुआत मानते हैं, मतलब एक नए दौर की शुरुआत। जरा सोचिए इस बारे में। इतिहास में पहली बार इस कानून ने लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में नॉन ऑफिशियल मेंबर्स को नॉमिनेट करने की इजाजत दी, और इन नॉन ऑफिशियल मेंबर्स में भारतीय भी हो सकते थे। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं थी। इसने कानून बनाने की बहसों में भारतीयों की एंट्री के लिए दरवाजे खोल दिए थे। अच्छा, अब आते हैं दूसरे बड़े पॉजिटिव बदलाव पर। यह था सत्ता का डिसेंट्रलाइजेशन। आसान भाषा में कहें तो पावर को सेंट्रल गवर्नमेंट से हटाकर राज्यों यानी प्रोविंसेस को देना। तो इसकी शुरुआत कैसे हुई? सबसे पहले बॉम्बे और मद्रास के जो प्रोविंस थे, उन्हें कानून बनाने की उनकी शक्तियां वापस दे दी गईं। हाँ, वापस। इससे उन्हें अपने लोकल मामलों पर कानून बनाने का थोड़ा बहुत अधिकार मिल गया। और ये सिलसिला सिर्फ बॉम्बे और मद्रास तक ही नहीं रुका। आने वाले कुछ सालों में, जैसा कि हम देख सकते हैं, बंगाल में, फिर नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस और पंजाब में भी नई प्रोविंशियल काउंसिल्स बनाई गईं। लेकिन जैसा कहते हैं ना, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। तो अब तक तो हमने अच्छी अच्छी बातें की। अब जरा उस पहलू को भी देखते हैं जो एक कदम पीछे ले जाता था। मतलब इस कानून की सीमाएं क्या थीं, कहां आकर तरक्की असलियत से टकरा गई। यहां पर देखिए, पावर का जो इम्बैलेंस था वो एकदम साफ दिखता है। काउंसिल्स क्या कर सकती थीं? हाँ, वो कानूनों पर बहस कर सकती थीं, सरकार को सलाह दे सकती थी। लेकिन क्या नहीं कर सकती थीं? उनके पास असली पावर तो थी ही नहीं। वो बजट को कंट्रोल नहीं कर सकती थीं, जो कि किसी भी सरकार का सबसे बड़ा हथियार होता है। और तो और, वाइसरॉय की मर्जी के बिना कोई कानून भी पास नहीं कर सकती थीं। असल में पावर पर कई तरह की पाबंदियां थीं। पहली बात तो ये कि इंडियन मेंबर्स इलेक्टेड नहीं थे, नॉमिनेटेड थे। मतलब उन्हें चुना नहीं जाता था। इसका सीधा मतलब यह हुआ कि वो जनता को नहीं, बल्कि ब्रिटिश सरकार को जवाब देते थे। दूसरी बात, उनका रोल बस सलाह देने का था। फाइनेंस के मामलों में तो उनका कोई कंट्रोल ही नहीं था। और सबसे बड़ी बात, वाइसरॉय साहब जब चाहें काउंसिल से पूछे बिना ही ऑर्डिनेंस यानी अपना कानून जारी कर सकते थे। तो असली पावर का बैलेंस था कैसा? चलिए देखते हैं। एक तरफ थी लेजिस्लेटिव काउंसिल्स, जिनका रोल सिर्फ सलाह देना था और जहां भारतीयों को नॉमिनेट किया जाता था। और दूसरी तरफ गवर्नर जनरल यानी वाइसरॉय, जिनके पास इमरजेंसी में ऑर्डिनेंस लाने की ताकत, पैसों पर पूरा कंट्रोल और किसी भी कानून को रोकने के लिए वीटो पावर थी। मतलब सारा खेल तो उन्हीं के हाथ में था। तो फिर इस कानून की लेगेसी क्या है? मतलब इतिहास में इसे कैसे याद रखा जाता है? सच कहूं तो इसकी तस्वीर बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। ये एक ऐसी नींव थी जिसमें शुरुआत से ही कई खामियां थीं।
चलिए दोनों साइड्स को एक साथ रखकर इसे समझने की कोशिश करते हैं। अगर संक्षेप में कहें तो इस एक्ट की एक दोहरी विरासत है। एक तरफ इसने गवर्नेंस में भारतीयों की भागीदारी शुरू की, डिसेंट्रलाइजेशन का प्रोसेस शुरू किया, काम करने का तरीका भी बेहतर बनाया। ये सब अच्छी बातें थीं, लेकिन इन सब के बावजूद जो असली और आखिरी फैसला लेने की ताकत थी वो वाइसरॉय के ही हाथ में रही। तो मतलब मुद्दे की बात यह है कि ये एक्ट एक ही समय पर दो अलग अलग चीजें था। एक तरफ तो ये रिप्रेजेंटेशन की तरफ बढ़ाया गया पहला कदम था, लेकिन दूसरी तरफ ये इंपीरियल कंट्रोल यानी ब्रिटिश राज को बनाए रखने के लिए बहुत सोच समझकर बनाया गया एक टूल भी था। और यहीं पर हम इस सवाल पर आकर रुकते हैं, तो क्या 1861 का ये एक्ट सच में एक सुधार था, या फिर ये कंट्रोल करने का एक ज़्यादा स्मार्ट, एक ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड तरीका था? इसकी असली मंशा क्या थी? ये सोचने वाली बात है।